गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी तरलता अनुपात या अल्पकालीन शोध क्षमता अनुपात, लिक्विडिटी और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। देखो, तरलता से तात्पर्य संस्था के चालू दायित्वों के देय होने पर उनके भुगतान की योग्यता से है कि जब भी आपकी कोई लायबिलिटी है, चालू दायित्व है, उसको पेमेंट करने का टाइम हो और उस समय आपके पास कैश कितना अवेलेबल है उसका पेमेंट करने के लिए, ये इसका मतलब है। तो और मायो के अनुसार तरलता से अभिप्राय संपत्तियों की नकद में परिवर्तन करने की सुगमता से है। तो मायो का के अनुसार क्या है कि आपकी जो असेट्स है, संपत्तियां है, वो आपकी नकद में कितनी जल्दी कन्वर्ट हो सकती है, उसमें कितनी लिक्विडिटी है। अब आगे देखो, यदि संस्था तरल होगी तो वह अपने चालू दायित्व के देय होने पर तुरंत भुगतान कर सकेगी। अतः तरलता अनुपात संस्था की तरल संपत्तियों से अल्पकालीन दायित्वों के भुगतान की योग्यता को मापते हैं। तो तरलता अनुपात संस्था की तरल संपत्तियों से अल्पकालीन दायित्वों के भुगतान की योग्यता को मापते हैं। तो लिक्विडिटी रेशियो में बेसिकली क्या है कि आपकी जो संपत्ति असेट्स है, उससे आप आपकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ का पेमेंट कितनी जल्दी और कितने अच्छे तरीके से करते हो, ये चेक करते हैं। तरलता अनुपात संस्था में केवल अल्पकालीन लेनदारों के लिए ही उपयोगी नहीं होते जो अपने ऋण या भुगतान की प्राप्ति में रुचि रखते हैं, बल्कि संस्था के प्रबंधन के लिए भी उपयोगी होते हैं, जो भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ये प्रबंधकों के लिए भी हेल्पफुल होता है। इन अनुपातों को तरलता अनुपात इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये संपत्तियों की, चालू संपत्तियों की तरलता या मौद्रिकता, मनीनेस की मात्रा का संकेत देते हैं। संस्था की तरलता परीक्षण के लिए प्रमुखतः निम्न अनुपातों की गणना की जाती है। तो लिक्विडिटी रेशियोज के टाइप देखो, पहला है करंट रेशियो। एग्जाम्पल्स, तो चालू अनुपात करंट रेशियो और वर्किंग कैपिटल रेशियो। चालू अनुपात किसे कहते हैं, देखो कैसे निकालते हैं। अर्थ है मीनिंग, चालू अनुपात चालू संपत्तियों एवं चालू दायित्वों के मध्य संबंध स्थापित करता है। तो इसमें बेसिकली रिलेशन किसमें है, एक तो आपकी करंट असेट्स कितनी है और उसके कंपेयर में आपकी चालू दायित्व मतलब करंट लायबिलिटी कितनी है, दोनों के बीच में क्या रेशियो आ रहा है, क्या रिलेशन स्टेब्लिश हो रहा है, वो चेक करते हैं। यह अनुपात संस्था की चालू तरलता के बारे में संकेत देता है, जो अल्पकालीन वित्तीय सुदृढ़ता का एक माप है। कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में ऐसी संपत्तियां जो आने वाली लेखा अवधि या वर्ष के दौरान नकद में परिवर्तित हो जाएगी, चालू संपत्तियां कहलाती है। तो जो एक वर्ष के दौरान ही हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसी संपत्तियों को हम चालू संपत्ति यानी करंट संपत्ति कहते हैं। तथा ऐसे दायित्व जिनका भुगतान आने वाली लेखा अवधि या वर्ष के दौरान करना है, मतलब एक साल या एक साल के अंदर ही उसका पेमेंट हमें करना है, तो उन्हें चालू दायित्व यानी करंट लायबिलिटी कहते हैं। अतः चालू संपत्तियां व चालू दायित्वों के अनुपात की गणना करके कंपनी की अल्पकालीन वित्तीय सुदृढ़ता का अपरिष्कृत क्रूड अध्ययन किया जा सकता है। तो इसका फॉर्मूला देखो, चालू संपत्तियों व चालू दायित्वों के अनुपात को चालू अनुपात कहते हैं, जिसे सूत्र के रूप में निम्न प्रकार दर्शाया जा सकता है। करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब इनके कौन कौन सी करंट लायबिलिटी होती है, कौन कौन से करंट एसेट्स होते हैं, उसके एग्जांपल देखो। चालू संपत्तियों एवं चालू दायित्वों के निम्न पदों को सम्मिलित किया जाता है। चालू दायित्व करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी हम के एग्जांपल्स क्या है, देय विपत्र बिल्स पेएबल, फिर लेनदार क्रेडिटर्स, अल्पकालीन ऋण शॉर्ट टर्म लोन्स, बैंक अधिविकर्ष बैंक ओवरड्राफ्ट यदि वर्ष में चुकाना हो, मतलब एक साल के भीतर ही जो चुकाना होगा वो बैंक ओवरड्राफ्ट, अदत्त व्यय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कर आयोजन टैक्स प्रोविजंस, न मांगा गया लाभांश, अनक्लेम्ड डिविडेंड, फिर घोषित लाभांश प्रपोज डिविडेंड, ग्राहकों
एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स और डीलरों से जमाए डिपॉजिट्स फ्रॉम डीलर्स। दीर्घकालीन ऋणों की चालू वर्ष में देय किस्त, इंस्टॉलमेंट पेएबल ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स। तो ये सारे आपके करंट लायबिलिटी के एग्जाम्पल्स हो गए। एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ। देय विपत्र, बिल्स पेएबल, फिर देनदार क्रेडिटर्स, अल्पकालीन ऋण मतलब शॉर्ट टर्म लोन्स, बैंक अधिविकर्ष, बैंक ओवरड्राफ्ट्स, अदत्त व्यय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कर आयोजन टैक्स प्रोविजंस, न मांगा गया लाभांश, अनक्लेम डिविडेंड, घोषित लाभांश, प्रपोज डिविडेंड, ग्राहकों से अग्रिम एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, डीलरों से जमाए डिपॉजिट्स फ्रॉम डीलर्स, दीर्घकालीन ऋणों की चालू वर्ष में देय किस्त, इंस्टॉलमेंट पेएबल ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स। अब करंट असेट्स देखिए। करंट असेट्स में जब ये आप फॉर्मूला यूज़ करोगे लिक्विडिटी रेशियो में, तो करंट असेट्स अपन करंट लायबिलिटी करोगे, तो करंट लायबिलिटी तो हमने देख ली, उसमें क्या क्या इंक्लूड करेंगे, कौन कौन सी फिगर्स लेनी है, और करंट असेट्स में कौन सी फिगर लेनी है ये देखो। पहला है कैश ब्रोकर्ड, बैंक शेष बैंक बैलेंस, प्राप्य विपत्र बिल्स रिसीवेबल, देनदार डेटर्स, स्कंद स्टॉक, अल्पकालीन विनियोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या विपणन योग्य प्रतिभूतियां मार्केटेबल सिक्योरिटीज, पूर्वदत्त व्यय प्रीपेड एक्सपेंसेस, अग्रिम भुगतान एडवांस पेमेंट्स, उपार्जित आय अक्रूड इनकम, सार्वजनिक निकायों के पास रखी जमाएं डिपॉजिट्स केप्ट विद द पब्लिक बॉडीज फॉर नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस, अन्य राशि जो वर्ष में प्राप्त होने वाली है, अदर अमाउंट्स रिसीवेबल विद इन अ ईयर। देखो नोट में क्या दिया है, बैंक अधिविकर्ष की सुविधाएं साधारणतः स्थायी होती है, अतः यह तर्क दिया जाता है कि चालू अनुपात की गणना करते समय बैंक अधिविकर्ष को चालू दायित्व न माना जाए। वस्तु स्थिति यह है कि बैंक अधिविकर्ष की सुविधा को बैंक किसी भी समय निरस्त कर सकता है तथा नियमानुसार बैंक अधिविकर्ष की यथासंभव जल्दी से जल्दी निपटाया जाए, अतः बैंक अधिविकर्ष को इस पुस्तक में चालू दायित्व ही माना गया है। तो क्या लॉजिक है, दो चीज़ें हैं कि एक तो जो ये होता है बैंक ओवरड्राफ्ट वो छोटे कम समय के लिए नहीं दिया जाता है, दूसरा इसमें लॉजिक ये दिया है कि वो कम समय के लिए चाहे दिया जाए या नहीं दिया जाए लेकिन उसका पेमेंट जल्दी करना पड़ता है, तो विद इन 1 ईयर वो जितनी जल्दी उसको पेमेंट कर सकते हैं उतनी जल्दी किया जाता है, तो इसीलिए इसको करंट लायबिलिटी में ही इंक्लूड किया गया है। ठीक है, अब है महत्व इम्पोर्टेंस। चालू अनुपात यह बताता है कि चालू दायित्व के प्रत्येक रुपए के भुगतान के लिए कितनी चालू संपत्ति की व्यवस्था है, मतलब आपकी जो लायबिलिटी का अमाउंट है 1 रुपए की लायबिलिटी पे कितने रुपए की संपत्ति आपके पास उपलब्ध है। माना कि चालू संपत्तियां 2000 रुपये की तथा चालू दायित्व 1000 रुपये के हैं, तो चालू अनुपात 2000/1000 = 2:1 होगा। इसका मतलब ये है कि आपकी लायबिलिटी है वो 1000 है और आपके पास जो असेट्स है वो जो करंट असेट्स है वो 2000 रुपये के हैं, तो आपकी लायबिलिटी के कंपेयर में आपके असेट्स दुगने हैं, 2:1 का रेशियो आ रहा है, मतलब दुगनी संपत्ति आपके को जो पेमेंट करना है उससे। अर्थात प्रत्येक 1 रुपये के चालू दायित्व के भुगतान के लिए संस्था के पास 2 रुपये की चालू संपत्ति है जो एक लेखावधि में नकद में परिवर्तन हो जाएगी या नकद के रूप में विद्यमान है। अतः स्पष्ट है कि चालू अनुपात संस्था की अल्पकालीन तरलता का सूचक है। यह अनुपात 1 से जितना अधिक होगा, संस्था की अपने चालू दायित्वों को भुगतान करने की क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। वह अल्पकालीन ऋणदाता समय पर ऋणों की वापसी के प्रति उतने ही अधिक आश्वस्त होंगे, परंतु इस अनुपात का एक सीमा से अधिक होना ऋणदाताओं की दृष्टि से अवश्य अच्छा है, पर वित्तीय प्रबंधक की दृष्टि से अल्पकालीन वित्तीय साधनों के त्रुटिपूर्ण नियोजन व उपयोग का घातक है, क्योंकि ऐसी स्थिति में व्यवसाय की अत्यधिक धनराशि अनुत्पादित रूप में बेकार पड़ी रहती है, जिस पर किसी पर कोई आय या
प्रत्याय प्राप्त नहीं होती है। दूसरी ओर निम्न चालू अनुपात व्यवसाय में कार्यशील पूंजी की कमी को प्रदर्शित करता है। दूसरी ओर निम्न चालू अनुपात व्यवसाय में कार्यशील पूंजी की कमी को प्रदर्शित करता है, जिससे व्यवसाय के सुचारू संचालन में बाधा आती है। तो ये जो एग्जाम्पल दिया था 2:1 वाला, ये एक स्टैंडर्ड रेशियो है कि इतना होना चाहिए। लेकिन इससे अगर ज़्यादा चालू लाइबिलिटी मतलब करंट लाइबिलिटी के लिए अगर आपके पास करंट असेट्स उसके दुगने से भी ज़्यादा है तो वो एक तरह से मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड है कि वो फंड बेकार पड़ा हुआ है आपके बिजनेस में और आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, मतलब उसका उपयोग उत्पादक किसी एक्टिविटी में नहीं कर रहे हो। तो आदर्श या प्रमाप अनुपात आइडियल और स्टैंडर्ड रेशियो अधिकतर विद्वानों या लेखापालों के मतानुसार औद्योगिक फर्मों में 2:1 का अनुपात आदर्श समझा जाता है, क्योंकि यह 2:1 अनुपात इस बात का विश्वास दिलाता है कि यदि वर्तमान स्तर से मूल्यों में 50% गिरावट भी हो जाए तब भी अल्पकालीन ऋणों का समय पर भुगतान हो जाएगा। परंतु व्यवसाय की अल्पकालीन वित्तीय सुदृढ़ता का 2:1 का चालू अनुपात कोई प्रमाणिक माप नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यवसाय की निजी विशेषताएं होती है तथा उसकी कार्य की दिशाएं भी भिन्न भिन्न होती है। अतः व्यवसाय की प्रकृति, साख अवधि आदि को ध्यान में रखते हुए इस अनुपात की आदर्श सीमा में परिवर्तन वांछनीय होंगे।